be the spokesperson for India, that is Bharat. भी रिसेंटली यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हैरिसन या पेंटागन चीफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जहां उन्होंने कहा कि नेक्स्ट फ्यू डेज जो है ईरान वॉर के लिए काफी डिसाइसिव होने वाले। मतलब अब आने वाले दिनों में जो होगा वो डिसाइड करेगा कि ये वॉर किस डायरेक्शन में जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट आया था ये एग्जैक्टली आया था 24 घंटे के बाद, जहां पे डोनाल्ड जे ट्रंप ने ये कहा कि अभी हमारा सीरियस डिस्कशन चल रहे हैं रीजनेबल रेजिम के साथ में, हालांकि इसको सब के सब रिजेक्ट करते हुए पाए जा रहे हैं। और उसमें कहा कि अगर डील नहीं होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अप्रैल 6 तक नहीं खोला जाता है ईरान के द्वारा, तो मैं ईरान के जनरेटिंग प्लांट्स, ऑयल वेल्स, खार्ग आइलैंड और इवन 20 एलिनेशन प्लांट, इनको अभी तक पर्पसफुली हमने टच भी नहीं किया है, हम उसको ऑब्लिटरेट यानी डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन क्या ईरान पीछे हटने के मूड में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी उल्टा ईरान ने क्या किया, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक वार्निंग दी है और थ्रेटन किया है यूएस को कि मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी आपकी टेक कंपनी है ना, अब हम उनको टारगेट करना शुरू करेंगे। और ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है, इसमें 18 टेक कंपनीज को टारगेट किया जाएगा और आप सभी ये नाम सुनेंगे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, टेस्ला। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा पूरे वर्ल्ड के ऊपर, खासकर इंडिया के ऊपर। बट ईरान का कहना यह है कि ये जो अटैक किए जा रहे हैं ना, ये अटैक इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आप हमारे लीडर्स को टारगेट कर रहे हो, आप उनको असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कर भी रहे हो, चाहे से ईरान के सुप्रीम लीडर हो, ईरान के चीफ हो, अली लाजानी हो, सिक्योरिटी चीफ हो एंड व्हाट नॉट, हर एक को टारगेट किया गया है। तो उसके एवज में, उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने अब यूएस को वार्निंग दे ली है कि अब अगर अगली बार हमारे तरफ या हमारे लीडर्स को असैसिनेट किया गया, मारा गया, टारगेट किया गया, अगला नंबर आपकी टेक फर्म्स का है। और यहां तक बात नहीं थमी, उन्होंने क्लियर वार्निंग दे ली है। मतलब इन जो टेक फर्म्स हैं उनके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हें कहा है कि आप इन कंपनीज को छोड़ दीजिए, आप कंपनीज में जाइए मत। और साथ साथ जो 1 किलोमीटर का दायरा है इन कंपनीज के आसपास, वो सिविलियंस भी ये एरिया इवैक्यूएट कर लीजिए, क्योंकि अटैक्स वेडनेसडे 8 PM यानी जो ईरान का या तेहरान का जो लोकल टाइम है मुझसे शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए ग्राउंड सिचुएशन कैसी हो रखी है। यूएस ने ईरान के एस्फान सिटी में एम्यूनेशन डिपो पे बॉम्बिंग करी, जहां न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑलरेडी लोकेटेड है। इसमें यूएस ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। साथ ही यूएस पहली बार जब से वॉर स्टॉक हुई है, वो ये कहती है कि हमारे D-52 बॉम्बर्स ईरान के स्काईज में इजीली फ्लाई कर रहे हैं। और अब तक यूएस मिलिट्री ने 11,000 से ज्यादा टारगेट्स को हिट कर चुके हैं। और अब हमारा जो फोकस है वो होने वाला है ईरान के मिसाइल, ड्रोन या शिप बिल्डिंग जो सप्लाई चेन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में। बट दूसरी साइड ईरान भी एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। ईरान ने दुबई पोर्ट पे कुवैती ऑयल टैंकर को जला दिया। पर्शियन गल्फ में मर्चेंट शिप्स हो या एनर्जी एसेट्स हो, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और स्ट्रेट और फॉर्मोस, जिसके बारे में आपको पता ही है, ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया गया है और वहां से $2 मिलियन रुपए चार्ज किए जा रहे हैं अगर आपको पास ऑन करना भी है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ ये अटैक जो है यूएस तक सीमित है, यूएस टेक फर्म्स को अटैक कर रहे हैं, बस यहीं तक इसकी बात की जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट आगे जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आए UCSC प्लस टेस्ट सीरीज, अल्टीमेट टेस्ट है यूपीएससी CSE एस्पिरेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको 8 लाख तक के पैस वॉर्ड्स मिल सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने कोचिंग्स क्रिएट किए हैं और आपके पास में मौका है एक क्विज शो में एंटर करने का। जो भी टॉप 33 एस्पिरेंट्स होंगे जो इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे और 1 से लेकर 32 नंबर के बीच में जगह बनाएंगे, उनकी हम 16 टीम्स बनाएंगे, जिनमें हर एक टीम में 2 मेंबर होंगे। उनके ट्रैवलिंग का कॉस्ट, उनके स्टे का कॉस्ट, वो सब कुछ बियर करेगा अनअकैडमी। देन आपका इन पर्सन क्विज करवाई जाएगी। पहले विनर को 5 लाख, दूसरे विनर को 2 लाख और जो बाकी थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे होंगे उनको मिलेंगे 50,000। तो रजिस्टर करवाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। 11 अप्रैल को 2 स्लॉट में 11 बजे और 5 बजे ये जो UCSC CSE एस्पिरेंट्स का टेस्ट है वो होने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी अ अल्टीमेट टेस्ट। बट क्या सिर्फ यहाँ तक की बात है कि ईरान के टारगेट्स को अटैक दिया जा रहा है इसीलिए ईरान ने ठीक दी है कि हम यूएस की टेक कंपनीज को टारगेट करेंगे? नहीं, ईरान का मानना ये, जो भी यूएस और इजराइल ईरान की धरती पे या तो अटैक्स को प्लान कर रहे हैं या कैरी आउट कर रहे हैं, उसमें ये कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान ये क्लेम करता है कि जो इनके सुप्रीम लीडर है, जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर के अयतुल्ला अली खमीनी, उनको जिस तरीके से ट्रैक किया गया, मारा गया, उनमें इन कंपनीज का बहुत बड़ा रोल था। यहाँ तक कि अब जो यूएस और इजराइल मिलिट्री अटैक्स कर रही है, चाहे वो ड्रोन्स के थ्रू हो या टारगेट्स को कैसे
फाइंड आउट करना है, सेलेक्ट करना है, उसमें ही ये कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही हैं। इसलिए हमने इन टेक कंपनीज को निशाना बनाया है और आने वाले टाइम पे इन टेक कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब आप समझिए मेरी बात, इन ये सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करने वाला है। अब चाहे से एनर्जी हो, इंटरनेट हो, फाइनेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, हर एक चीज अफेक्ट की जाएगी। और इसमें इसके सिस्टम में, और इस जो सिस्टम है जिसके ऊपर हम सारे लोग डिफेंड करते हैं, जहाँ पे कंपनीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब गूगल का केस लेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इनका केस लेंगे, ये कंपनीज क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे बैंक्स हो, हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट सिस्टम हो, या दिन ऐप जो आप चलाते। और अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो आप मुझे बताइए फिर अन्य ये सर्विसेज कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, और क्या इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा, बिजनेसेस के ऊपर नहीं होगा, और सबसे खास बात, क्या जो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर डैमेज नहीं आएगा। और सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड की ही क्यों बात है, जब मैं बोइंग और जी कंपनीज की बात करता हूं जो एविएशन और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, अगर यहाँ पे डिसरप्शन होता है तो जो फ्लाइट सर्विसेज है वो अफेक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं पहुंचेगी, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। और सेम केस फाइनेंशियल सिस्टम्स में भी है, जिस तरीके से JP मॉर्गन जो है ग्लोबल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बहुत सारी कंपनीज है। और यहाँ तक इंडिया भी अछूता नहीं रहेगा, इंडिया को भी काफी सारा इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। तो फिर अगर इंडिया के डिजिटल सिस्टम्स की बात करो तो माइक्रोसॉफ्ट अज़योर या गूगल क्लाउड पर डिपेंड करता है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो आप UPI पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, बिजनेस ऑपरेशन चलाते हैं, सब कुछ ठप पड़ जाएगा। यहाँ तक कि जो आप व्हाट्सएप सर्विसेज या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकते हैं। और इम्पैक्ट का मतलब है या तो ये सर्विसेज अच्छे से काम नहीं करेंगी, काम करेंगी तो बहुत रुक के काम करेगी, और हर एक चीज इफेक्ट होती भी पाई जाएगी। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई बहुत नॉर्मल वॉर है, ऐसा नहीं है। और ये चीज बहुत स्मार्टली ईरान प्ले कर रहा है कि ठीक है, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, बट हम ऐसी जगह टारगेट करेंगे ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे हर एक रीजन इस वॉर का इम्पैक्ट फील करेगा। और आने वाले टाइम पे अगर कोई ईरान के ऊपर अटैक करने का सोचता है, ये प्लान बनाता है कि ईरान के ऊपर अटैक करे ना करे, तो उसके पास में इतने टारगेट्स पर जिनको वो अटैक करके डिस्ट्रॉय करके पूरे वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है, या फिर कुछ भी किसी भी पर्सपेक्टिव से आप देखें, पूरे वर्ल्ड को ये डैमेज कर सकते हैं। बट आप एक चीज सोचिए, जहां पे एक तरफ आपको ये देखने को मिल रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प जहां रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, अब रिजीम चेंज तो पिक्चर से बाहर हो चुका है। और जब ये न्यूज़ बाहर निकल के आती है कि टेक फर्म्स पे अटैक होंगे, ईरान ने वार्निंग दे दी है, तो व्हाइट हाउस ही रिप्लाई करता है कि हमारी फोर्सेस तो रेडी हैं, होने दो जो होना है, हम तो तैयार हैं, और ऐसा कोई भी अटैक होता है तो हम उसको रोकने में कामयाब होंगे। ऐसे कोई भी पोटेंशियल अटैक्स अगर हमें ईरान की तरफ से देखने को मिलते हैं। बट ट्रम्प से जब किसी रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने मॉक किया कि कैसा थ्रेट, क्या थ्रेट, मुझे तो नहीं पता। ये अमेरिकन कंपनीज जो आप बता रहे हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके ऊपर अटैक होने वाला है। और उन्होंने कहा कि ईरान अटैक करेगा तो किससे करेगा, BB गन्स। अब एक बार के लिए आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैंने आपको BB गन्स के बारे में बताता हूँ। With what? What did they threaten them with? PP guns? Or Well, that's what? a They don't have much question. left to threaten. My question for you is, are you? I don't know. I mean, what did they? You made a statement. What did they threaten them with? I don't know. Tell me, how did they threaten them? Well, all I know is that they threatened him, sir. What does that mean? Fair enough. He said something nasty. Is the government in touch with these companies? Are you helping to backstop them? You don't even know what the threat was. What was the threat? I haven't heard it. What was the threat? I'll get back Did to they you. say they're going to blow them up? They're going to hit them. They're not. You know what they're not going to do? They're not going to hit them with a nuclear weapon. अब आपने वो वीडियो देख लिया होगा, मतलब रिपोर्टर कुछ खींच रहा है, आप उसका जवाब नहीं देना चाह रहे, आप उसको बार बार कट कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ आपकी बात कहनी है। बट जहां तक BB गन्स की बात आ रही है, क्योंकि जब मॉक करने की बात आई तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपने ये गन्स बिल्कुल देखी नहीं होंगी और इस्तेमाल भी की होंगी। जहां तक BB गन्स की बात है ना, ये बहुत छोटी गन्स होती हैं, राइट। और इसमें आप ये जो देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये येलो कलर की, ऐसे कलर की डिफरेंट कलर्स की मेटल बॉल्स होती है, मेटल की छोटी छोटी गोलियां होती है, इन्हें हम BBs कहते हैं। अब ये काम कैसे करती है, इसमें या तो हवा या स्प्रिंग या CO2 गैस से ये जो गन्स हैं ये चलाई जाती हैं। अब आपने देखा होगा मेलों में जब आप बलून्स को शूट करते हो तो काफ़ी बार ये गन्स आपके हाथ में आती हैं, काफ़ी बार आप शूटिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हो तो आपको ये गन्स दी जाती हैं। देखिए इतनी डेंजरस नहीं है, जो रियल गन होती है उतनी डेंजरस तो नहीं है, बट हाँ अगर ये छोटी छोटी गोलियां अगर लग जाए, स्पेशली सेंसिटिव एरिया में, जैसे आंखों पे लग जाए
या फिर नाक पे लग जाए तो ये ब्लीडिंग कर सकती हैं, स्वेलिंग कर सकती हैं, इसलिए सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो इस रेफरेंस में ये कह रहे थे कि ईरान के पास अब BB गन्स बची या उससे अटैक करनी है। भाई साहब वो मिसाइल का मिसाइल डाले जा रहे हैं, टिप्स पे वेव्स डाले जा रहे हैं और आप अब BB गन्स की बात कर रहे हो। मतलब रियलिटी से बहुत दूर है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब मुझे लगता है कि लोग डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं, रात को सोते हैं, सोचते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं कि कल क्या बोला था वो याद नहीं है, आगे कल भी क्या बोलूँगा वो याद नहीं है, सुबह क्या बोलूँगा, शाम को क्या बोलूँगा वो पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती। अब जहाँ तक मैं आपको कह रहा था कि जब भी हमें रिजीम चेंज की बात सुनने को मिलती है, अब रिजीम चेंज तो पता नहीं, ये कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं है, तो मैं क्या बात करूँ। जहाँ पे अब US डोनाल्ड ट्रंप तो ये समझना आ सकता है कि अब एग्जिट लेना ही सही। अब जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आपका क्या प्लान है, ऐसे उन्होंने बोला कि बस अब डील हो या ना हो 2-3 हफ्तों के अंदर हम ये वॉर एंड कर देंगे और जो भी हर एक चीज़ जो ईरान को पावरफुल बनाती है, ताकतवर बनाती है, हम सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब एक डिफरेंस नज़र आ रहा है ट्रंप और नेतन्याहू की अप्रोच ही, जहाँ पे ट्रंप ये प्लान बना रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में मैं ईरान को छोड़ दूंगा विदाउट अ डील, वहीं पे इजराइल ये प्लान बना रहा है कि कैसे इस रीजन को जितना कमज़ोर किया जा सकता है, जितना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उतना किया जाए। हालांकि देखिए टाइमलाइन जो है दोनों पे सेम मैच कर रही है, क्योंकि इजराइल ने भी ये कहा था कि हम 2-3 हफ्ते और वॉर लड़ेंगे, ट्रंप भी यही कह रहे हैं, बट इनके पर्सपेक्टिव, इनके गोल्स बिल्कुल अलग है। और इसीलिए आप लेबनान में देख रहे होंगे हिजबुल्लाह को बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए बात की जा रही है। बट जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 2-3 हफ्तों के अंदर ये वॉर खत्म हो जाएगी, ईरान ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो जाए, बट सीधी सी एक ही रिक्वायरमेंट है कि फ्यूचर में हमें एक गारंटी दी जानी चाहिए कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। अब पहली बात तो ये है कि इसकी पॉसिबिलिटी मुझे लगती नहीं है कि US इजराइल मानेंगे, क्योंकि इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर जेएन सारोन उन्होंने तो कहा कि ठीक है ये वॉर चल रही है, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसी वॉर चलेंगी, फ्यूचर में भी ऐसे अटैक्स किए जाएंगे। और खास बात है, मान लीजिए गारंटी दी, तो अगर गारंटी को किसी ने ब्रेक कर दिया तो कौन रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, कौन आएगा ऐसा मीडिएटर, कौन आएगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ये बोलेगी नहीं US और इजराइल में तो है जो गारंटी जो है वो डिस्ट्रॉय करने की। जब नेगोशिएशन चल रहे थे, प्रॉपर्ली अच्छे से नेगोशिएट चल रहे थे, उस टाइम तो उन्होंने नहीं सोचा। तो आपको लगता है कि गारंटीज अगर दे दी जाएंगी तो उसके बाद में कोई अटैक नहीं होगा? जो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आती है जब इस तरीके के स्टेटमेंट बाहर निकल के आते हैं। और वो गुस्सा साफ साफ दिख भी रहा है। मतलब ट्रंप के हाथों से ये सिचुएशन बिल्कुल निकल चुकी है, जहाँ पे उन्होंने अपने एलाइज को ही टारगेट करना शुरू कर दिया, लेस आउट करना शुरू कर दिया, चाहे UK हो, फ्रांस हो। उन्होंने कहा कि आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं आज इस क्राइसिस के अंदर, इस वॉर, इस कंफ्लिक्ट के अंदर, हम याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपने हमारा साथ दिया था। कि इटली ने, स्पेन ने मना कर दिया कि आप हमारा ये स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने UK और फ्रांस को भी वार्न किया कि हम भी देख लेंगे किसी दिन आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो एंड वॉट नॉट। जहाँ पे टू सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि कंट्री ऑफ फ्रांस की जो कंट्री है वो हमें अलाउ ही नहीं कर रही भी इसराइल के प्लेन्स उनके स्पेस से उड़े हैं फिर मिलिट्री सप्लाईज लेते हुए चले जाएं, इसके लिए मना कर दिया है। फ्रांस बहुत ज़्यादा अनहेल्पफुल है, जिस तरीके से ईरान को ये पिक्चर ऑफ ईरान कहते हैं, US इसको रिमेंबर करेगा, इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आए के। और इवन ये बात अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जाइए ना, क्योंकि जहाँ जहाँ डोनाल्ड ट्रंप को फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है वहाँ उनके स्टेटमेंट उतर के आ रही है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं हो सकती तो वो बोलते हैं कि गेट योर ओन ऑयल, हम तो डिपेंड ही नहीं करते हैं, आप डिपेंड करते हैं, आपको प्रॉब्लम आएगी। और सच में यूरोप डिपेंड भी करता है, लेकिन बात यह है ना कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, ईरान के जो ऑब्जेक्टिव्स के वो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। अब आपका टारगेट ये है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। और मैंने पहले भी ये कवर किया था कि आप एनरिच्ड यूरेनियम को ले भी आए, मेरी बात को बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन होगा, बट अगर आप ले भी आएंगे तो उसके बाद भी इनके पास बहुत सारा एनरिच यूरेनियम है, मे भी आज 5% या 10% एनरिच यूरेनियम है, लेकिन उसको दोबारा से एनरिच कर लेंगे वो तो, क्योंकि उनके पास साइंटिस्ट है, उनके पास नॉलेज है। आप मटेरियल में जाओगे तो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? और क्या पता कि रशिया प्रोवाइड कर दे, कोई और ही प्रोवाइड कर दे, क्योंकि डोमिनेंस कोई यूज नहीं करना चाहता इसके दौरान। और ये फ्रस्ट्रेशन उनकी तो स्टेशन के साथ साथ देखी जाती है कि जिन भी कंट्रीज को जेट फ्यूल चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, अगर उनको नहीं मिल रहा है तो एक ही सजेशन है, मतलब 2 सजेशन भी है कि आप US से बाय कर लीजिए, या फिर आप उसके बाद में जो आप साहस नहीं दिखा रहे हैं जाइए स्टेप पे और ले लीजिए। आपको ये सीखना चाहिए कि आप कैसे फाइट कर सकते हैं, अपने लिए। USA आपके लिए हेल्प नहीं करेगा। और आपको बता दूं कि जो हार्ड पार्ट था वो तो खत्म हो चुका है, ईरान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मतलब क्या ही बोलूँ ना इस आदमी के लिए कि ईरान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कौन बंद कर दे बैठा है? अगर ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया तो भिकियाँ क्यों दे रहा है? ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया तो आप 2-3 हफ्ते में निकलने की बात क्यों कर रहे हो? ईरान को अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर उसके आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल क्यों नहीं हुए? तो ये सारी चीज़ें को तुक नहीं बनाती हैं। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।